हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th एमपी बोर्ड हिंदी माध्यम बच्चों। आज से हम क्वेश्चन बैंक जो आपकी 2022 21-22 की जो क्वेश्चन बैंक है उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को टच करेंगे, जिसमें आज मैंने यूनिट 1 के क्वेश्चंस को कवर कर दिए हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर जो चैप्टर वाइज मैंने इनको देखे हैं तो कितने हैं, लगभग 5 से 6 न्यूमेरिकल्स हैं। वन बाय वन समझते हैं क्वेश्चन कैसा दिया है और आंसर्स कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। ये मेरे पास क्वेश्चन बैंक की फोटोकॉपी है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, पहले मैं इसको डील करके बता देता हूं, फिर इसको कैसे सॉल्व किया है वो भी बता दूंगा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, ये प्रश्न नंबर फर्स्ट का, चैप्टर नंबर फर्स्ट का है, पहला ही क्वेश्चन है। इसमें दिया है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। मतलब सिंपल सी बात कहें, इसका सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है और आपको पता है एक कोई आवेश लेना होता है तो हम ये दो आवेश दिए, एक प्लस का एक माइनस का, और दोनों के बीच की दूरी दी है वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर हो गई। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P = कोई एक आवेश इंटू 2L। एक आवेश का मान आपको दिया है, प्लस वाला लेते हैं 5 × 10⁻⁶ और 2L टोटल दूरी दी है 10⁻³ जब इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये 5 × 10⁻⁹ कूलम मीटर आ जाएगा बेटा। देखिए ये क्या आ जाएगा, कूलम इंटू मीटर। आगे समझ में पहले का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर आई होप समझ में जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखो ये एक समान विद्युत क्षेत्र दिया है, इसका मान आपको ये दिया है और इसमें कोई प्रोटॉन रखा है। प्रोटॉन का आवेश आपको पता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और आपको पता है जब कोई विद्युत आवेश, चाहे वो प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी आवेश होता है, अगर वो किसी विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर लगने वाला बल F = Q0E। Q का मान हमारे पास क्या है, E है, मतलब प्रोटॉन पर आवेश और इंटू E। प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 होता है और विद्युत क्षेत्र आपको दिया है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये इतना न्यूटन बल इस पर लगता है, 4.8 × 10⁻⁻16 न्यूटन हो जाता है। तो ये दो क्वेश्चन दिए थे आपको चैप्टर फर्स्ट में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इनके नेक्स्ट चैप्टर के देखते हैं। तो चैप्टर नंबर सेकंड मतलब यूनिट नंबर 1 की ही बात चल रही है। विद्युत स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के क्वेश्चन दिए हैं। 3 संधारित्र C1 C2 C3 कनेक्टेड है, पार्श्व या हम कहें समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनकी कुल्य धारिता, ये तुल्य धारिता ज्ञात करिएगा। तो तुल्य धारिता को हम कुल धारिता भी बोलते हैं। जब समांतर क्रम में अगर संधारित्र जुड़े होते हैं तो उनकी जो धारिता है वो क्या होती है, सिंपल ऐड हो जाती है। जैसे C1 + C2 + C3, तो तीनों को जोड़ देंगे तो ये 9 पिकोफैरेड आ जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 9 पिकोफैरेड। फिर इसी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है किसी गोलीय संधारित्र की धारिता दी हुई है आपको, किसी गोलीय संधारित्र की धारिता आपको दी है 1 माइक्रोफैरेड और आपसे बोला गया है उसका अर्धव्यास ज्ञात कीजिए। अर्धव्यास ज्ञात करने का मतलब है त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आपने गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र लगाया, आपको पता है 1/4πε0 कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। तो आप 4πε0 का मान निकालेंगे तो ये 1 में अपॉन में आ जाएगा। तो ये इसको जब आप सोल्व करते हैं, इसको इधर गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है लगभग 9000 मीटर। 9000 मीटर मतलब 9 किलोमीटर के लगभग त्रिज्या का या अर्धव्यास का धारिता या संधारित्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर सेकंड का। आपको त्रिज्या दी है, गोलीय संधारित्र की त्रिज्या दी हुई है, लगभग ये पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है और इसको आपने कन्वर्ट किया तो ये 664 × 10⁵ मीटर है। और गोलीय संधारित्र की भांति व्यवहार कर रही है पृथ्वी, तो हमें गोलीय संधारित्र का सूत्र लगाया और इसमें धारिता किसमें निकालनी है बेटा, माइक्रोफैरेड में निकालनी है। किसमें निकालनी है, माइक्रोफैरेड में। तो हमने सूत्र लगाया, ये अभी ऑलरेडी हमने लिख लिया था इसका मान। जब वैल्यू पुट की तो यहां तक तो आ गया था, लेकिन ये हमें ये किसमें आ रहा था, फेरेड में, लेकिन हमें इसको क्या बना था, माइक्रोफैरेड। तो माइक्रो में हमने 10⁻⁻2 से गुणा किया, 10⁻⁻2 से भाग दिया तो ये लगभग 7.1 × 10⁻⁶ और ये 10⁻2 आ जाएगा। जब इनको कन्वर्ट किया तो ये किसमें आ गया आंसर, माइक्रोफैरेड में। लगभग ये कितना आ जाएगा, ये 71 माइक्रोफैरेड के लगभग इसका मान आ जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं बच्चों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जनरली हमारी एनसीईआरटी में भी रहता है और सीबीएसई में भी पूछा जाता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी सही है। प्रत्येक 3 माइक्रोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि
कुल धारिता, ये तुल्य धारिता 9 माइक्रोफेरेड हो जाए या 4.5 माइक्रोफेरेड हो जाए। सिंपल सी बात है बेटा, 9 माइक्रोफेरेड करने के लिए तीनों को क्या करेंगे, हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। उन्होंने बोला चित्र बना के बताइए, तो देखिए समांतर क्रम में हमें तीनों संधारित्र को जोड़ दिया, तो 3 + 3 + 3 ये तुल्य धारिता बराबर 9 माइक्रोफेरेड आ गया। देखिए ये तो तीनों को हमने किस में जोड़ दिया, पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब दूसरे वाले पार्ट में जाते हैं। तुल्य धारिता 4.5 हो जानी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, C1 और C2 को, और दोनों के श्रेणी क्रम से C3 को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे क्या, श्रेणी क्रम। ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो C1 और C2 को हमने किस में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में। उसका फॉर्मूला लिखा 1/C सीरीज = 2/3। तो C सीरीज का मान क्या आ गया बेटा, 3/2। यहां तक हमें आ गया, ये माइक्रोफेरेड में ही चल रहा है हमारा। लेकिन तीसरा जो है वो इसके जो सीरीज वाला आंसर आ रहा है, ये सीरीज वाला है, उसके साथ में ये किसमें है, समांतर क्रम में। तीसरे को हमने किसमें जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो Cp = C3 + Cs, और ये 3/2 आया था, ये 3। तो इसको जब हमने LCM करके निकाला तो ये आ जाएगा 9/2, और 9/2 को हम बोलते हैं 4.5 माइक्रोफेरेड। ऐसे करके हमने ये जो क्वेश्चन बैंक दी हुई थी माध्यमिक शिक्षा मंडल की, उसके हमने जो न्यूमेरिकल पोर्शन थे वो सॉल्व कर लिए। Then also if you are having any doubt in numerical portion, so you can ask in comment box. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 10 वोल्ट की विद्युत वाहक बल वाली एक संचायक बैटरी लगी हुई है या कोई बैटरी लगी हुई है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी बाह्य प्रतिरोध से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो जो बाह्य प्रतिरोध है R, प्रतिरोधक जो लगा हुआ है R का मान ज्ञात कीजिएगा। तो सिंपल सी बात कहें, ओम के नियम को ही हम यहां पर फॉलो करेंगे। तो ओम का नियम होता है V = R × I या E = I × R, और R यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस का जोड़ है, श्रेणी क्रम में है, और विद्युत वाहक बल आपको दिया है। चलिए देखते हैं, और धारा का मान आपको दिया हुआ है, वैल्यू पुट करते हैं सूत्र में और आंसर ज्ञात करते हैं। देखते हैं क्या आता है आंसर। तो जैसा कि आप ये क्वेश्चन पढ़े हैं, तो विद्युत वाहक बल का मान कितना दिया है बेटा, ये 10 वोल्ट दिया है। कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। और आपको स्मॉल r का मान दिया है 3 ओम, और कैपिटल R आपको ज्ञात करना है, और I का मान आपको दिया है 0.5 एम्पियर। तो बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन करते हैं तो ये R प्लस स्मॉल r आ जाता है, ये E/I आ जाता है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें कैपिटल R चाहिए, तो कैपिटल R इधर लिखेंगे, ये E/I हो जाएगा, और कैपिटल स्मॉल r जो है वो माइनस में इधर आ जाएगा। तो E का मान कितना बोल रहे हैं आप, E का मान 10 है, और I का मान कितना बच्चों 0.5 है, और माइनस स्मॉल r का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो 10 में ये इसमें डेसिमल हटाइए तो यहाँ एक 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20। और ये कितना हो जाएगा बेटा, -3, और 20 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 17 ओम। तो बाह्य प्रतिरोध जो लगा हुआ है उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 17 ओम हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो ये चैप्टर नंबर 3 जो आपका क्वेश्चन बैंक का था, उसका हम सेकंड नंबर क्वेश्चन ले आए हैं। 8 वोल्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के बाह्य प्रतिरोध का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो पहले सर्किट डायग्राम समझते हैं और फिर टर्मिनल वोल्टता निकालेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि आपको दिया हुआ है, दो बैटरी लगी हुई है, एक 120 वोल्ट की जो कि डीसी बैटरी है, और एक 8 वोल्ट की है। तो आपको पता है इसका धनात्मक है और इसका भी क्या है, धनात्मक, और धनात्मक से धनात्मक जोड़ेंगे तो क्या होगा, जो हाई वोल्टेज होगा उसमें से लो वोल्टेज को माइनस कर देंगे, तो कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा बेटा, 120 में से -8 हो जाएगा, तो 112 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। अब परिपथ में कुल धारा का मान क्या होता है, कुल धारा क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो आपको पता है कि 15.5 और 0.5 है ना, ये 0.5 है, 0.5 ओम है, और ये 15.5 है, और ये दोनों ही किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 112 और ये 15.5 और 0.5 को जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और इसको भाग देंगे तो धारा कितनी मिल जाएगी बेटा, 7 एम्पियर। लेकिन धारा नहीं निकालना हमें तो क्या निकालना है, वोल्टता निकालना है, टर्मिनल वोल्टता निकालना है। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टता V बराबर होता है
विद्युत वाहक बल प्लस आई इंटू आर। तो ई का मान तो आपको दिया हुआ है, किस बैटरी के लिए निकालना है, किस सेल के लिए निकालना है, जो 8 वोल्ट की है उसके लिए। तो ई का मान 8 वोल्ट रखेंगे, 7 धारा का मान 7 एंपियर, और स्मॉल जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना दिया है, उसका 0.5 दिया, तो गुणा करेंगे तो हमें इस प्रकार से टर्मिनल वोल्टता का मान जो होगा वो क्या मिल जाएगा, 11.5 वोल्ट मिल जाएगा। आई होप न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम क्वेश्चन बैंक, जो प्रश्न बैंक है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 3 के 4 क्वेश्चंस लाए हैं मैं, लेकिन इनके चारों क्वेश्चंस को अलग अलग आपको सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी संचायक सेल बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा। देखिए बच्चों, अगर जब बात करें अधिकतम धारा का मान, तो आप ये मान के चलिए कि बाह्य प्रतिरोध का मान आपको क्या मान के चलना पड़ेगा, 0 मान के चलना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसा है, क्या है सॉल्यूशन। जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया है, तो आपको बाह्य प्रतिरोध कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम अधिकतम धारा की बात कर रहे हैं। जब आई मैक्स की बात करते हैं तो बाह्य प्रतिरोध को क्या लेकर चलते हैं, 0 लेकर चलते हैं। तो कुल धारा बराबर होगा विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। लेकिन अगर आप बात करें कि अधिकतम धारा की बात चल रहे हैं, आई मैक्स की बात चल रही है, तो विद्युत वाहक बल तो कितना दिया है, 12 वोल्ट, और कुल प्रतिरोध कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होना चाहिए। लेकिन वो अधिकतम धारा की बात कर रहे हैं, और अधिकतम धारा में हमने पहले लिख दिया है आर का मान कितना हो जाएगा, 0। तो आर कैपिटल आर का मान 0 हो जाएगा, और स्मॉल आर आपको दिया है 0.4, तो ये आ जाएगा 0.4। डेसिमल को हटाइए, यहां पर 0 हो जाएगा, 4 सुनम 4 3 12 और 4 सुनम 0। तो कितनी धारा होगी बेटा, 30 एम्पियर। कितने हो जाएगी, 4 3 12 और 0, 30 एम्पियर इसमें धारा हो जाएगी। अधिकतम धारा का मान हो जाएगा 30 एम्पियर। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो जो क्वेश्चन बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो दी है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कमरे के ताप, जनरली आपको पता है कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी तापन अवयव का प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप ज्ञात कीजिए। और आपको इसमें दिया है प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक। भाई इसका आपको सूत्र पता होना चाहिए, और सूत्र बहुत सिंपल सा है, सूत्र बहुत सिंपल सा है। मैं सूत्र लिख देता हूं, आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर ज्ञात करना है। तो वैसे मैं आपको और हिंट दे देता हूं कि कैसे सॉल्व करना। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पढ़ के बता दिया है, अब आपको यह सूत्र याद रखना है। तो सूत्र याद रखना है बेटा, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां पर डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा टी है टी माइनस टी नॉट। डेल्टा टी क्या है, टी माइनस टी नॉट, ठीक है। और इसमें आपसे क्या बोल रहे हैं, अवयव का ताप, मतलब अभी प्रेजेंट वाला ताप बताइएगा। ये टी नॉट आपको दिया है, तो टी निकालना है, और टी नॉट का मान 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ये प्रारंभिक ताप दिया है। तो पहले इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। तो आर बराबर आर नॉट प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी को आप चलिए पहले इसको ले आइएगा, आर माइनस आर नॉट, और यहां पर अल्फा भी अपॉन में ले आइएगा, और यहां क्या जाएगा, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को आपको पता है टी माइनस 27 लिख दीजिएगा। डेल्टा टी आपने इधर लिख दिया, टी माइनस 27 लिख दीजिएगा। और आर का मान आपको दिया होगा बेटा, आर का मान कितना हो रहा है, ये अभी प्रेजेंट वाला है, मतलब 117 हो गया है इसका मान। और आर नोट क्या, जो पहले वाला था जो 27 डिग्री सेल्सियस पर था, तो वो कितना था, 100। तो 100 और अपॉन में अल्फा का मान आपको दिया हुआ है। ये अल्फा का मान दिया है 1.70 इंटू 10 की घात माइनस 4, ये आपको दिया है। अब आपको निकालना कि किसका मान है, टी का। तो टी इधर ही रहने देते हैं, माइनस को इधर लाते हैं। तो 117 में से 100 जाएंगे तो डेफिनेटली कितना बचेंगे, 17। और ये कितना बचेंगे बेटा, 1.70 और 10 की घात माइनस 4, और ये माइनस के 27 इधर ले आइए, तो ये किसके हो जाएंगे, प्लस के 27 हो जाएंगे।
ऐसे ही अब आप देखिएगा, इसको डेसिमल को हटाइए तो ये कितना हो जाएगा 170। तो ऊपर भी कितना है, और इधर इधर वाले को अगर करेंगे, इधर को एक करेंगे तो ये एक और हो जाएगा, तो मतलब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 17 से ये कितना बचेगा 10 बचेगा। कितना बचेगा 10 बचेगा। तो ये 10 ऊपर जाएगा तो ये कितना है 10 की घात 4 प्लस का 4 और 1 10 की घात 5, 10 की घात 5 कुछ आ जाएगा आंसर। 10 की घात कितना आ जाएगा 5, 10 की घात 5 मतलब 1 2 3 4, 10 की घात 5 मतलब 10 5 जीरो 1 2 3 4 5, ठीक है। 10 की घात 5 मतलब 10 गुणा 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 10 कितने हो जाएंगे बेटा 5, 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 5 जीरो में आप कितना जोड़ देंगे 27 जोड़ देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ऐसा आंसर आ जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो हम लास्ट ईयर एमपी बोर्ड का जो 2023 का क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का, उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को देख रहे हैं। बच्चों की डिमांड थी और मैं अपने क्लास के बच्चों को भी पढ़ा रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी ये क्वेश्चन के लिए भी का वीडियो बना देता हूं। तो बच्चों पढ़िए, 2023 में क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है और इसका और वाला जो क्वेश्चन है वो भी न्यूमेरिकल है। तो पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। किसी अवयवोत्तल लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, लेंस के कांच का वर्तनांक ज्ञात कीजिए। और आपको दिया है वायु के सापेक्ष या वायु का अपवर्तनांक दिया गया है, ठीक है। और इसका अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो भी साथ में पढ़ लेते हैं और फिर दोनों का आंसर हम समझ लेंगे। किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जल में इसकी फोकस दूरी क्या है, और उसमें आपको ये सारी चीजें दी गई हैं। चलो बच्चों अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के आंसर पर। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 का ये मेन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 14 का और वाला सॉल्यूशन है ना। तो देखिए आपको जो दिया गया है यहां पर हमने लिखा हुआ है कि जो फोकस जो लेंस है वो कौन सा है, उत्तल लेंस है, इसलिए इसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। R1 राइट साइड होता है, अगर मैं इसका चित्र बना के बताऊं तो ये R1 राइट साइड होगा इसलिए धनात्मक होगा, और R2 जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा इसलिए ऋणात्मक हो गया। बच्चों ये गलती हो जाती है, आपको ध्यान रखना है जब भी कोई उत्तल लेंस या अवयवोत्तल लेंस दिया रहे तो और उसमें R1 और R2 दिया रहे तो आपको याद रखना है R1 राइट साइड का लेना है और R2 कहां का लेना है, लेफ्ट साइड का। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो अब आपको इसमें क्या यूज करना है, लेंस निर्माता सूत्र यूज करना है। लेंस निर्माता सूत्र होता है 1 अपॉन फोकस दूरी बराबर म्यू जी ए माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब आपको दिया है ये कहां पर बात कर रहे हैं, कांच से बना हुआ लेंस है लेकिन वायु में रखा है, तो फोकस दूरी भी कौन सी होगी, वायु वाली, जो कि आपको क्वेश्चन में आपने अभी देखा है क्वेश्चन उसमें दी हुई है। और म्यू जी ए मतलब कांच का वर्तनांक वायु के सापेक्ष -1, और ये R1 और ये R2। R1 का साइन जो है वो 10 सेंटीमीटर प्लस में है और ये माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये सिंपल कैलकुलेशन हो गई। जब सिंपल कैलकुलेशन हो गई तब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको ऐड किया, तो ये सॉल्व करने के बाद में आपको जो कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष निकालना था, जो आपका आंसर आ गया है 1.5। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर क्वेश्चन आपको, क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में इसको पूरा सॉल्व नहीं किया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर से इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा या एक्सप्लेन कर दूंगा। अब दूसरा वाला पार्ट भी देख लेते हैं बच्चों। दूसरा वाला पार्ट ये है कि आपको दो, वही लेंस वही का वही है, इसमें भी लेंस निर्माता ही सूत्र है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि पहले कांच से बना हुआ लेंस कहां है, वायु में है, और उसकी आपको क्या दे दी गई है, फोकस दूरी दे दी गई है। और अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब अगर वही कांच से बने हुए लेंस को आप जल के अंदर रख देते हैं तो बताओ उसकी फोकस दूरी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा कि जब भी कांच से बने हुए लेंस को वायु से जल में रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी हमेशा बढ़ जाती है बच्चों। देखिए जैसा कि हमने ये किया है, तो आपने क्या किया है, वो लेंस निर्माता सूत्र का यूज किया, पहले वायु के सापेक्ष किया, फिर जल के सापेक्ष किया, फिर समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, और जो 1/R1 प्लस 1/R2
और ये जो वाला पार्ट था सेम हो रहा था, जैसा कि आप सूत्र में देख रहे हैं, डिवाइड किया तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा 78.2। किसमें आएगा? सेंटीमीटर में, है ना। ये सब कैलकुलेशन आई होप आपको आती होगी, इसलिए मैंने कैलकुलेशन पार्ट पे नहीं दिया, मेन कॉन्सेप्ट पर यहां पर फोकस किया। क्लियर? ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 एमपी बोर्ड। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 2023 के क्वेश्चन पेपर में जो सॉल्व किया था, वैसे ही सेम क्वेश्चन पेपर का आप क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, वो भी है। चलो क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं और उनका आंसर भी समझ लेते हैं। सामर्थ्य 100 वॉट एवं 400 वॉट के दो बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि इसकी वोल्टता समान है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना प्रथम बल्ब का प्रतिरोध R1 तथा जो शक्ति है उसकी वो 100 वॉट है और V1 है, लेकिन वो V के समान ही है, दोनों का समान है, इसलिए V1 को मैंने V लिख दिया और V2 को भी क्या लिख दिया? V लिख दिया। और इसी प्रकार द्वितीय बल का लिखेंगे, लेकिन आपको पता है शक्ति का सूत्र होता है P = V × I। अब आपको जो दिया गया है उसके हिसाब से आपने इसको परिवर्तित कर लिया, तो आपको पता है ओम के नियम से V = R × I होता है, तो I = क्या हो गया? V/R। तो V I का वैल्यू रखा तो ये V × V² और ये अपॉन में क्या आ गया? R आ गया। तो P बराबर क्या आ गया? V²/R। अब प्रथम के लिए हम देखते हैं बच्चों, तो प्रथम के लिए आ जाएगा P1 और V तो चेंज होना ही नहीं है क्योंकि V1 भी V है और V2 भी V है। तो अब हमने रखा V²/R R1। तो ये V²/R1 ये 100 रख दिया, P1 की जगह हमने क्या लिख दिया? 100 वॉट। और इसी प्रकार द्वितीय लेंस के लिए P1 की जगह P2 की वैल्यू रख दी, V² तो V² रहेगा और R1 की जगह R2 रख दिया। तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। फिर समीकरण 1 को समीकरण 2 से हमने क्या किया? भाग दे दिया, तो ये 100/400 हो गया और ये V²/R1 और ये उल्टा होकर R2/V²। तो ये V² से V² कैंसिल हो गया, R2/R1 हो गया। और हमने देखा कि जो पहले वाला बल्ब है उसका जो प्रतिरोध है दूसरे बल्ब से कितना गुना है? 4 गुना है। कितना गुना आ गया बच्चों? 4 गुना आ गया है। इसका और वाला भी देख लेते हैं, और वाला क्वेश्चन भी देखिएगा 13 का अथवा क्वेश्चन। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी चालक तार की लंबाई को मूल लंबाई का आधा कर देने पर एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना कर देने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा? चलो बच्चों देखते हैं। तो इसमें हमें ना तो चालक तार की लंबाई दी है, तो ये सब हमें मानना पड़ेगा। तो माना चालक तार की मूल लंबाई L मीटर है तथा क्षेत्रफल A मीटर² है। प्रतिरोध के सूत्र से हमने क्या यूज किया इसमें? प्रतिरोध के सूत्र से, तो R = ρL/A। लेकिन ये दो कंडीशन में दिया है, तो पहली कंडीशन में हमने R1 माना और लंबाई हमने मूल लंबाई मानी थी L, तो L लिखा, और A हमने क्षेत्रफल माना था तो क्षेत्रफल लिख दिया। और आपको पता है रो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है और तार आप चेंज नहीं कर रहे तो विशिष्ट प्रतिरोध भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद में आप प्रश्न अनुसार गए, तो प्रश्न अनुसार बोल रहे हैं कि तार की लंबाई को क्या कर दिया? प्रारंभ में गए कि आधा कर दिया और क्षेत्रफल को क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो वही कंडीशन हमने लगाई, तो नया सूत्र हमारे पास बनकर आ जाता है R2 = ρL'/A'। अब आपने क्या किया? L' का मान आपके पास L/2 है और A' का मान आपके पास 2A है, वहां यहां पर मान रखा हो। इसको जब अरेंज किया तो हमारे पास जो नया प्रतिरोध आ गया, न्यू प्रतिरोध आ गया, वो 1/4 आ गया प्रारंभिक प्रतिरोध के। आई होप ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम पार्ट 6 ले आए हैं। पार्ट 6 में मैं आप पांचों के पांचों जो पेपर जो आपको करवाए हैं, एमसीक्यूज, आपको रिक्त स्थान, मैच द कॉलम और वन वर्ड या ट्रू फॉल्स, तो उनमें जो हम पार्ट 6 जो हम कर रहे हैं, वैसे पार्ट 5 में भी मैंने न्यूमेरिकल करवाए हैं, लेकिन पार्ट 5 में जो न्यूमेरिकल करवाए वो 2023 के थे। आप कौन से न्यूमेरिकल देखने हैं? 2024 में जो आए हैं उनको। और फिर जो आपको सैंपल पेपर करवा रहा हूं, इसके थर्ड के करवाऊंगा, फिर सेकंड के, फिर ऐसे करके फर्स्ट के जितने भी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो हम पार्ट में कवर करेंगे। तो ये पार्ट 6 के क्वेश्चन देखते हैं जो 2024 के लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। 2 मीटर लंबाई और 100 फेरों वाली एक परिनालिका में 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। इसका और वाला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। एक लंबे सीधे तार में 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना कीजिए। साथ ही साथ इसी पेपर में
24 का जो पेपर था उसका प्रश्न नंबर 17 भी आपका एमसीक्यू वाला था। दो बिंदु आवेशों Q A इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, Q B इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं और इनको जोड़ने वाली रेखा है, तो इनके मध्य बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। और अथवा में आपको दिया गया है बेटा 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 पिकोफेरेड, 4 पिकोफेरेड, 5 पिकोफेरेड और सभी को वोल्टेज कितना दिया है, 120 दिया है। ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कुल आवेश भी निकालना है और प्रत्येक पर जो आवेश है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश है वो भी निकालना है। तो चारों क्वेश्चन के लिए पहले स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसके हल निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके। तो अब हम हल देखेंगे बच्चों। पहले वाले क्वेश्चन का हल देखते हैं। पहला वाला 14 का जो आपका पहला वाला क्वेश्चन 2 मीटर लंबाई और 100 फेरों वाली एक परिनलिका में, तो आते हैं इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखिए ये आपको एक परिनलिका या सोलोनॉइड दी है, इसमें ये चीज याद रखिए स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L। यहां पर ये नंबर डेंसिटी होती है, संख्या घनत्व कहते हैं, और n फेरों की संख्या, तो आपको n फेरों की संख्या 100 दी हुई है, लंबाई 2 मीटर दी है और धारा 10 एम्पियर दी है। अब आपको सूत्र डायरेक्ट याद रख लेना है। ये आपका क्या होता है, परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है। आपने n अपॉन L लिख दिया इसकी जगह और वैल्यू पुट करने पर आपको यहां पर मान आ जाता है 2 पाई इंटू 10 पावर माइनस 4। एक बात याद रखें, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप निकाल रहे हैं उसकी इकाई लगाना ना भूलें। और आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, टेस्ला होती है। तो ऐसे करके आपने वैल्यू पुट करके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा। क्या समझ में आया? ओके। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर एक बार और फिर से जाते हैं ताकि आप समझ पाए। तो दूसरा देख रहे हैं, एक लंबे सीधे तार में 30 एम्पियर की धारा। पहला ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं, अथवा को 14 का ही। एक लंबे सीधे तार में 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना करना है। मतलब ये सीधे धारावाही चालक के लिए या रिजु रेखीय धारावाही चालक जो होता है उसके लिए यहां पर आपको गणना करनी है। तो इसके आंसर पर देखते हैं बच्चों। देखिएगा, ये कोई तार ले लिया है जो कैसा है, सीधा है, और इसमें धारा आई बह रही है और यहां से कोई दूरी आर ली और इस पर हमें गणना करना है। तो इसका सूत्र हमें पता है, किसी सीधे धारावाही चालक के लिए म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर का सूत्र होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए म्यू नॉट की वैल्यू, हमने इकाई, यहां पर इकाई भी होती है इसकी, लेकिन अभी इकाई की जरूरत नहीं है इसलिए हमने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी। नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपको देते तो आप लिख देते, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया, मतलब आप मान के चलेंगे 1 है। और आई आपको दिया है 30 एम्पियर और आर बराबर आपको दिया है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और आपने यहां पर वैल्यू पुट की, तो म्यू नॉट की जगह आपने 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 लिखा, एन की जगह 1 लिखा और आई की जगह 30 एम्पियर लिखा, 2 पाई को 2 पाई रहने दिया और आर की जगह आपने 30 इंटू 10 पावर माइनस 2 लिख दिया। ये 30 से 30 कैंसिल हो गया, 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, 2 बचा। और जब आपने इसको अरेंज किया तो ये आपका आंसर आ जाता है B बराबर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 टेस्ला। आई होप सेकंड का भी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बार फिर से देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 का, दो बिंदु आवेशों Q A बराबर 2 माइक्रोकूलम, Q B इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम। अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। निर्वात में एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर पे। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। चलो अब इसका आंसर समझते हैं बच्चों। ये देखिएगा, ये दिया है आपको एक बिंदु आवेश, ये दिया है, दूसरा आपको ये दिया हुआ माइनस में, और दोनों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर दी है। तो पहले बना लो आप, ये एक बिंदु आवेश हो गया, एक बिंदु आवेश हो गया, ये इसका मध्य बिंदु, और यहीं पर आपको नेट विद्युत क्षेत्र निकालना है। कुल कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। कुल 40 सेंटीमीटर दिया है, तो हाफ उसका मिड पॉइंट से क्यू ए की डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर, और उधर भी कितने हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना आपको करना आता ही है। और ये आ जाएगा, आपने जब इसको रखते हैं 1/4 क्यू ए और डिस्टेंस यहां तक की ली तो 20 लिखेंगे, तो 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 और इसी घात 2 हो जाएगा, तो ये 400 ऐसे करके आप लिख देंगे। ऐसा ही इसी प्रकार आप कर देंगे। लेकिन आपको पता है दोनों विद्युत क्षेत्र क्या है, ये धनात्मक होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ है, ये ऋणात्मक होने के कारण ये नेगेटिव आवेश की तरफ है। लेकिन दोनों एक ही दिशा में होने के कारण कुल विद्युत क्षेत्र आपने जोड़ दिया। तो कुल विद्युत क्षेत्र जोड़ दिया, तो आपने क्या किया, कुल को क्या कर दिया, ई कुल जो है उसमें आपने क्या कर दिया, किसी एक में 2 से गुणा कर दो।
तो ये 2E1 कर दिया आपने, क्योंकि जो ये आएगी वही ये E1 जो आएगा वही E2 आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो यहां पर कुल विद्युत क्षेत्र की गणना मिल जाएगी। आई होप इसका आंसर भी आप कर पाएंगे। ठीक है, अब लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा ये, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर क्लियर होगा आपको। तो लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या है ये। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है 3 पिकोफेरेड 4 पिकोफेरेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कई बार आए भी गए हैं और हो सकता बच्चों को बहुत कंफ्यूजन भी आता है। 3 पिकोफेरेड 4 पिकोफेरेड और 5 पिकोफेरेड, और वोल्टेज आपको इतना दिया है, और कौन सा क्रम है बेटा ये आपको समांतर क्रम दिया हुआ है और बोला गया है कि कुल या तुल्य संधारित्र की वैल्यू निकालिएगा, है ना, या तुल्य धारिता निकालिए और कुल आवेश भी निकालिए और प्रत्येक पर आवेश भी निकालिए। ये भी 2024 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 17 का और है। इसको पूरा हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये स्लाइड को यहां से हटा देता हूं और इसी में इसको सॉल्व करके बता देता हूं। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं हम। कौन सा दिया है आपको, ये एक यहां पर बना लेते हैं, यहां एक बिंदु है, एक यहां बिंदु है, एक संधारित्र ऐसा जुड़ा हुआ, एक संधारित्र ऐसा और एक संधारित्र, एक ये दूसरा और ये तीसरा। इसको यहां कनेक्ट करिए, इसको यहां कनेक्ट करिए और ऐसे, और यहां से आप वोल्टेज दे रहे हैं और वो वोल्टेज सभी के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो क्वेश्चन में देखें तो इसको हमने पहले इसको लिख देते हैं C1, इसको C2 और इसको C3 और यहां पर वोल्टेज को V लिख देते हैं। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं वापस। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, C1 को हमने बोल दिया 3, C2 को हमने बोल दिया 4 और C को हमने बोल दिया 5, और सभी पिकोफेरेड में। पिकोफेरेड में है तो आपको पता है कि पिकोफेरेड में है तो आंसर भी हमारा पिकोफेरेड में है, इसलिए कन्वर्ट करने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है, तो वो हमने देख लिया, और V की वैल्यू 120 है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर वैल्यू लिख दूंगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये 3 पिकोफेरेड है, ये 4 पिकोफेरेड है, और ये वाला कितना दिया बेटा, 5 पिकोफेरेड, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 120 वोल्ट। दिया है कि नहीं दिया है, दिया है भाई। तो अब देखो तुल्य धारिता निकालना आपके लिए बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको पता है संधारित्र के लिए संधारित्र के लिए तुल्य धारिता, लेकिन तुल्य धारिता किसके लिए निकाल रहे हैं हम, आप निकाल रहे हैं समांतर क्रम के लिए। कौन सा क्रम है ये, समांतर क्रम। और आपको पता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ये किसके लिए होता है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम के लिए होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होता है। तो C1 कितना है, 3 4 5, ऐसे हमने सबकी वैल्यू रख दी, लेकिन ओवरऑल पिकोफेरेड में ही है तो 4 3 7 7 5 12 पिकोफेरेड आंसर आ जाएगा बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं इसी स्लाइड में आपको और आगे का सॉल्व करूं। याद रखना है आपको। तो C इक्विवेलेंट भी आपके पास मिल गया है, और ये कितना हो गया 12 पिको। पिको की वैल्यू आपको पता है 10⁻12 फेरेड। ये हमने कुल धारिता में निकाल ली है। ठीक है, आ गया। चलो अब ये वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं ताकि मैं और चीजें जो पूछी गई है क्वेश्चन में और पूछा गया है, कुल आवेश भी निकालिए और प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है वो भी निकालिएगा। तो हम मान लेते हैं भाई ये क्या है, सॉरी, यहां से यहां तक मिला देता है। हमें पता है कि यहां से कुल आवेश सपोज कीजिए क्या आ रहा है Q, लेकिन यहां पर जो आवेश गया है इसको हमने Q1 बोल दिया, यहां पर जो आवेश है इसको Q2 बोल दिया, और यहां पर आवेश है इसको Q3 बोल दिया। ठीक है, तो ये हम ऐसे निकाल सकते, लेकिन अभी हमें कुल आवेश निकालना है। तो कुल आवेश के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, कुल आवेश Q इज इक्वल टू होगा CV, मतलब ये C इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, और V आपने जो टोटल दे रहे हैं वो, और Q आपको टोटल मिल जाएगा। तो Q इज इक्वल टू C की वैल्यू बताओ कितना है बेटा, C इक्विवेलेंट आपके पास है 12 पिको, 12 इंटू 10⁻12, और V की वैल्यू कितनी दी है 120। तो ये 12 का 12 में गुणा करेंगे 144 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये 10 की घात -12 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व अच्छे से करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये 1 4 4 और 10 की घात कितना हो जाएगा -11 हो गया, और एक 10 से और 100 से डिवाइड कर दो तो 1.44, ये 10 की घात कितना हो जाएगा -9, और ये किस में आ जाएगा बेटा, कूलम में आ जाएगा।
इसको बोले तो 1.44 नैनो कूलम। एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा आप, आंसर में मिस्टेक नहीं, आपको सारी स्टेप बता दी है, अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप उसको चेक करना आपकी ड्यूटी बनती है। आई होप मैंने तो मेरी तरफ से सही किया है, फिर भी आपको ऐसा लगे कि कहीं पर करेक्शन की जरूरत है तो आप देख लीजिएगा। तो ये कुल आवेश निकल गया, कुल आवेश कितना निकला 1.44 नैनो कूलम या 1.44 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब प्रत्येक पर निकालना है, क्या करना है बेटा, प्रत्येक पर निकालना है, तो आप प्रत्येक पर निकालने के लिए क्या बनेंगे, Q1 इज इक्वल टू C1 और भी आपको पता है C1 का मान कितना दिया है 3 गुणा 10 की घात माइनस पिको का मतलब 10 की घात -12 होता है, और V आपको पता है समांतर क्रम में V तो समान होता है, तो यहां पर 120 ही लिखेंगे। अब बस गुणा करना है, भारतीय 36 मतलब 360, भारतीय 36 हो गया, और ये 0 एक और लगा देंगे, है ना, भारतीय 36 360 हो गया, और 10 की घात -12 आ गया। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ये Q1 आ गया, ऐसा ही Q2 निकाल सकते हैं, ऐसा ही Q3 निकाल सकते हैं। Q1 में क्या जाएगा, यहाँ पर Q1 में C1 आया, तो ऐसे ही Q2 में क्या जाएगा C2, और यहाँ पर भी आ जाएगा, ऐसे Q3 क्या जाएगा C3, और यहाँ पर भी आ जाएगा। आई होप आप ऐसे करके इन सारे आवेश निकाल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस पार्ट में मुझे जो 2024 में न्यूमेरिकल्स जो पूछे गए थे उनको कवर करना था, और आई होप आप थोड़ा सा फास्ट जरूर है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे लग रहा है जितना कि आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा स्पीड जरूर है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू।